नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। 8 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग हुए घायल। बचाव अभियान पूरा। पीएमओ और रेलवे की ओर से मुआवजे की घोषणा। रेल मंत्री घटनास्थल के लिए हुए रवाना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बम पर हुए आतंकी हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी। हमले में 10 लोगों की हुई थी मौत। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे मौजूद। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 नक्सली ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ईवीएम हैक से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने माफी मांगी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। और आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और खबरों को देखते हैं विस्तार से। दार्जिलिंग में रंगापानी इलाके में सुबह 8:35 पर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें गार्ड कोच, पार्सल के 2 कोच और जनरल कोच भी क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक 8 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 3 रेलकर्मी भी शामिल हैं, जबकि 5 यात्रियों के मरने की खबर है। मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता युद्ध स्तर पर जारी है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं। और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, एनआरएफ जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना,
बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही। इनमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन्हें गंभीर चोट लगी है उनको 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। दार्जिलिंग से भाजपा के रेल मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। अब से थोड़ी देर पहले 10 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए मामूली रूप से घायल लोगों को। ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष की राशि से अलग होगी। दार्जिलिंग से भाजपा के सांसद राजू बिष्ट ने हादसे की जगह का जायजा लिया। राजू बिष्ट ने कहा कि घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हादसे में शिकार हुए लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये जांच का विषय है कि कैसे एक गाड़ी आगे चल रही थी और पीछे से आकर के जो है मालगाड़ी उसको टक्कर मारती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। मुझे लगता है हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम सबकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकालें। और जैसा गांव वाले जो चश्मदीद थे जिनसे मेरी बात हुई व्यक्तिगत तौर पे, तो 5-6 लोगों का शव उन्होंने निकाला है। मुझे लगता है कुछ आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। और अब कुछ हेल्पलाइन नंबर्स आपको बता दें जो कि रेलवे की तरफ से अलग अलग रेलवे जंक्शन से जारी किए गए हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में 036127 31621, 036127 31622 और 036127 31623, ये तीनों नंबर्स जारी किए गए। लुमडिंग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 036742 63958 और 036742 63831 120 और 858, ये तीनों ही सीरीज़ के नंबर लुमडिंग जंक्शन से जारी किए गए हैं। कटिहार की अगर हम बात करें तो 6287 801 805, ये कटिहार जंक्शन का नंबर है। 09002041 और 9771441956। कटिहार जंक्शन से 3 हेल्पलाइन नंबर जारी की गई। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 6287 801 758, ये सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब राहत और बचाव का कार्य जो है वो ख़त्म हो गया है और जो भी घायल हैं अब उनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में एक और किसान सम्मान निधि जारी करेंगे, तो वहीं किसान सखियों को
प्रमाण पत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह के करीब 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री यहीं मेहदीगंज में 18 जून को आ रहे हैं और महिला कृषक हैं सावित्री जी। सावित्री जी, प्रधानमंत्री आवत हुआ 18 के, तो आपके चूंकि गांव में आवत हुआ तो कैसन महसूस होता? बहुत बढ़िया लगत है मैंने के। अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला नहीं रहे आँखी से, आज देखत बा कि तनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा ताकत बा। हमने बहुत खुश हैला। बहुत खुश है। अच्छा, आपके पता हो कि का करे आवत हुआ? आवत है भैया किसान अथुआ देखा का दे लेना मैंने के सम्मानित किसान सम्मान निधि मिलला, उ तो देबे करिया, रिलीज करिया, और किसान सखीन के भी प्रमाण पत्र दिए। हाँ भैया, हमारे तो में समूह में जुड़ल हैला। अच्छा, आपो जुड़ल है? हाँ, मैंने जुड़ल हैला। प्रधानमंत्री आवत हुआ किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करिहन और किसान सखियन से मिलिहन। हाँ, सखियन से मिलियन और बहुत बढ़िया मने तो है उम्मा। जब आपकी बहनों को वो प्रमाण पत्र देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा है, आ रहे हो तो अच्छा है, हम लोग भी देखेंगे। ऐसे नहीं तो दूर दूर पर रहते तो कहाँ देखते, जब अपने गांव में पास में आ रहे हैं तो देखेंगे ना। अच्छा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। किसानों ने कहा कि मोदी जी ने किसानों का भविष्य बनाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने से खेती के लिए बीज और खाद खरीदने में मदद मिलती है। किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार करते हुए कहा कि मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं और मोदी जी के दिल में किसान बसते हैं। हमारे यहाँ 17वीं किस्त जमीन की आ रही है। मोदी जी किसानों के लिए बहुत भविष्य बहुत बढ़िया बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी किस्त भी डाली है। बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं। मुझे भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जो हमारे खेती किसानी के में काम आता है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद किसानों के हित में बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इससे लगता है कि किसानों के हित में सरकार अच्छा काम करेगी। इससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है खेती के लिए। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने तुरंत ही किसानों के लिए जो निर्णय लिया है, किसान सम्मान निधि जारी करी है, उससे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि उनको दिलों में किसान बसते हैं। सरकार बनते ही पहला काम मोदी जी ने यही किया कि हमारे किसानों के लिए पहला काम किसान निधि का ही किया। इससे हम लोग चाहते हैं कि और जानते हैं और मानते हैं कि किसान निधि मिलने से किसान संपन्न होगा, कुछ बढ़ेगा, उसके खर्चा चलेंगे। जो मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए है और किसानों के लिए करती रहेगी। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है साहब। हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हम सुखी हैं मोदी जी के राज में। सभी योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है हमको। हम बार बार धन्यवाद देते हैं उनको। किसानों के लिए मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना तो किसान सम्मान निधि योजना जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना चालू की है और उसके तहत किसान लाभान्वित हुए। सबके खाते में पैसे आए। हर काम डिजिटल के माध्यम से, कोई बीच में परेशानी नहीं आती है, खातों में पैसे आते हैं। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले कल मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। और जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मामला अब NIA को सौंपा गया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। यह आतंकी हमला 9 जून को हुआ था, जब तीर्थयात्रियों की बस पर अचानक आतंकी हमला हो गया था। इस आतंकी हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के SSP दाऊद अयूब ने एक आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर दी है। उन्होंने बताया कि सेना और पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। बाकी जांच अभी जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई
टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक मर्तीगाम का पाक में एक पाक हैंडलर है जो यहीं का है, पाक हैंडलर है, HM ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शय पे ये काम कर रहा था। उधर पश्चिम सिंहभूम में एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। आज सुबह शुरू हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच की इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में हुई है। इस मुठभेड़ की पुष्टि पश्चिम सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षा बलों की ओर से किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके से पुलिस ने कई हथियार और दूसरे सामान बरामद किए। मारे गए नक्सलियों में से 3 पर सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। इसमें 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर कांडे होनहागा उर्फ दिरशुम और 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम भी शामिल है। इनके अलावा जिस महिला नक्सली की मौत हुई है उसकी पहचान जुनगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में की गई। आपको बताएं कि जंगल में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम संयुक्त पेट्रोलिंग पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों ने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा लेकर के जवाबी फायरिंग की। लगभग घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक और जनता परेशान है। दिल्ली प्रदेश सरकार मामले को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं, तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर, पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान होने जा रहा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। उधर दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई, तो वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर के भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया। लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूँ। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। और दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का संकट आया, उन्होंने संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार बता रही है, जबकि साल 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था और वार्षिक आवंटन 0.724 BCM है। ये लगभग
435 MGD के बराबर है। इस समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। और दिल्ली से हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं, गिरीश निशाना और सुयश शर्मा। गिरीश, आप ही के पास आना चाहते हैं। पहले आज की स्थिति क्या है? जो बीजेपी ने तो जो धरना प्रदर्शन है 22 जगहों पर किया, लेकिन क्या वाकई इसका कोई समाधान निकलता दिख रहा है या फिर केवल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का ही दौर जनता को झेलना पड़ेगा? देखिए, जब मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली भाजपा ने 52 जगहों पर प्रदर्शन किया था पूरी दिल्ली के अंदर। और अगर दिल्ली में जल संकट की बात की जाए तो दिल्ली में जल संकट जस का तस बना हुआ है। आज भी मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया तो वहाँ पता चला अभी भी पानी उनके यहाँ नहीं आ रहा। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी तो आ रहा है लेकिन पानी इतना गंदा है कि उसको सूंघना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के अंदर इस समय किस तरह से जल संकट बना हुआ है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। दिल्ली के कई इलाके हैं, अगर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ त्रिलोकपुरी के कई इलाके हैं, मयूर विहार का फेज़ 1 का डीडीए फ्लैट ऐसा ही है। इसी तरह से संगम विहार का इलाका है जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलजीत नगर की बात की जाए, करोल बाग की बात की जाए तो दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लोगों को इंतजार रहता है तो केवल टैंकर का। सुबह शाम जब टैंकर पहुंचता है तो लोग अपने जो बोतलें हैं या अपने जो भी बर्तन हैं उनको भरते हैं और अपना दिनचर्या उसके सहारे चला रहे हैं। तो ऐसी गर्मी जब तापमान 45 के पार चल रहा हो तो ऐसे में अजय आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी कितना महत्वपूर्ण है और बिना पानी के किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये दिल्ली वासी अच्छी तरह से जानते समझते हैं और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को इन दिनों में। और मोती नगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा जुड़ी हुई हैं। सुयश, आज की स्थिति को देख करके थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कब तक, क्या कोई आश्वासन मिला है कि अमुक तिथि तक दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो उस पर कोई हल निकाला जाएगा या फिर ये स्थिति जस की तस रहेगी? जी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कहें, जो जल मंत्री हैं आतिशी जी, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लोगों को समस्याएं और कभी सरकार पर आरोप लगाती हैं तो कभी एलजी पर आरोप लगाती हैं, लेकिन जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं दे रही है। और ये समस्या आज की नहीं है, 10 साल से यहीं दिल्ली में सरकार में है, केजरीवाल की सरकार है। और जनता को इस मौसम में, जबकि आसमान से सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा, आज गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, और ऐसे में अगर उनको पानी की 2 बूंद भी नसीब नहीं होगी तो उनका जीना मुहाल वाकई में हो रखा है। पीने का पानी तो छोड़िए, उन्हें नहाने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। और अभी जब ग्राउंड जीरो पे हमने देखा, मोती नगर एक ऐसा इलाका है जहां के सप्लाई का पानी नल से आता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पानी आना बंद हो चुका है। पहले 2 टाइम आता था, वो 1 टाइम में तब्दील हुआ। अब 1 टाइम जो पानी आ रहा है वो भी थोड़ी दूरी पर पाइपलाइन टूटी हुई है तो नाले का पानी मिक्स होकर उसमें आ रहा है। तो वो जो नाले का गंदा बदबू वाला पानी, यहाँ तक के पानी में उन्होंने कहा अगर आप सुबह आएंगे तो हम दिखाएंगे कि बड़े बड़े कीड़े चल रहे होते। तो ऐसे पानी को न तो नहाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही किसी और काम में। और लगातार ये जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी देख रही है, लेकिन उसको लेकर के, समस्या का समाधान को लेकर के अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। लगातार कभी हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही हैं, कभी टैंकर चोरी के लिए कह रही हैं कि केंद्र सरकार को उसमें अपनी हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल से दिल्ली में बैठी है, दिल्ली की जनता के लिए अभी तक कुछ भी प्रैक्टिकल रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गिरीश, जो दिल्ली जल बोर्ड है वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कार्यक्षेत्र में आता है। इस पर उन्होंने क्या अभी तक कोई भी बयान न तो जारी किया है, न तो कोई निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि पहले दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में था, अभी वो नुकसान में हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, पूरा वाटर इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप फ्री पानी देने का वायदा करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए, और वापस ठीक रहा आप कभी जुडिशरी के पास जाते हैं, कभी राज्य सरकारों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में ये पूरा गणित बैठ नहीं पा रहा है। और इस पर क्या कहना है आपका कि जो ये इतना ज़्यादा घाटे में चली गई है दिल्ली जल बोर्ड की पूरी व्यवस्था जो है?
देखिए जब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड की बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसका चार्ज कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होता है, और मुख्यमंत्री इस समय तिहाड़ के अंदर हैं और अभी तक पानी की समस्या को लेकर, जल संकट को लेकर अभी तक कोई भी बयान ना तो उन्होंने एक्स के माध्यम से लिखा है, ना ही अपनी जनता के बीच में कोई बात रखी है। हालांकि उन्होंने जब आतिशी और जब सौरभ भारद्वाज उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अपने विधायकों को कहिए कि वो जनता के बीच में रहे, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो अपने बीच में विधायकों को चाहे ना चाहे, लेकिन उनको चाहिए तो केवल पानी, क्योंकि जिस तरह से जो समस्या उत्पन्न हो रखी है पानी की वजह से वो उनको चाहिए, उनको नेता नहीं, उनको केवल पानी चाहिए। और ऐसी गर्मी जब तापमान 45 डिग्री के पार हो तो ऐसे में उनको चाहिए तो केवल पानी, पानी और केवल पानी। तो लेकिन अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अगर देखा जाए 2013 तक 600 करोड़ रुपए के फायदे में दिल्ली जल बोर्ड चलता था, ऐसा दिखाया गया था, और अब 73,000 करोड़ के घाटे से दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। और हालांकि लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल सरकार है, वो इसको जल बोर्ड को फायदे में दिखाते रहे हैं, लेकिन अब असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है कि किस तरह से जो फ्री पानी की बात की जा रही थी तो लोग बहुत परेशान हैं कि फ्री पानी तो छोड़िए, उनको पानी ही नहीं मिल रहा। पहले जो लोग कहते थे कि उनको फ्री पानी मिल रहा है तो लोगों का ये कहना है कि हमसे पैसे ले लीजिए लेकिन हमें पानी दीजिए, साफ पानी दीजिए, ताकि हम लोग पानी पी सकें, अपने घर में पानी का इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए गिरीश, और सुयश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोती नगर से जुड़ने के लिए। स्पष्ट तौर पर ये जो इकोनॉमिक्स है या फिर जो फ्रीबीज़ की इकॉनमी है उसका संकट यही है कि आप सोर्स पर नहीं जाते हैं, समस्या के सोर्स को कभी भी टैकल नहीं करते हैं, उसको एड्रेस नहीं करते हैं, और जब मामला आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है तब आप बहाने ढूंढने लगते हैं। और ऐसा ही दिल्ली जल संकट के मामले में किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि तो केवल गर्मी की समस्या है, अभी बारिश आएगी तो बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा। फिर सर्दी में हमने देखा कि प्रदूषण की समस्या पर लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो यहाँ पर समस्या के समाधान पर फोकस नहीं दिखाई देता, केवल और केवल मसले के राजनीतिकरण पर भी जो फोकस है वो राजनीतिक दलों का स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, और जनता इसमें अभी तक त्रस्त नजर आ रही है। तो दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर के बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अपना किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मुखर्जी नगर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और नारे और बोर्ड के साथ बीजेपी के साथ जुलूस में शामिल हुए। और इसी मामले पर सियासत तेज हो गई है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मोती नगर में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पानी की समस्या को लेकर बांसुरी स्वराज ने डीडी न्यूज़ के संवाददाता सुयश शर्मा से खास बातचीत की। अभी हमारे साथ नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज जी हैं। बांसुरी जी, आप यहाँ आज एक बार फिर प्रदर्शन पे आई हैं। लगातार आतिशी जी का कहना है कि नहीं, जो बीजेपी सरकार पर वो आरोप लगाती हैं, कभी हरियाणा पर आरोप लगाती हैं, क्या कहेंगे? कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी और उनकी सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। 1 दशक से वो दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं। ये प्राकृतिक जल संकट नहीं है, केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण ये पानी का संकट दिल्ली में हर गर्मी में आता है। इस बार तो पहले ही आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी में आने वाली है। इन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली जल बोर्ड की एक एक पाइपलाइन बहुत ही चरमराती हुई स्टेटस में है, लेकिन करेंगे भी क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार केवल अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की जल मंत्री केंद्रीय जल मंत्री से मिलने के लिए गए थे विधायकों के साथ में। अनादर बहाना, एक और बहाना है। आप भी जानती हैं कि दिल्ली जल बोर्ड पूरी की पूरी तरह केवल केजरीवाल सरकार के नियंत्रण में है। केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली वासियों तक पानी पहुंचाने की। लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर क्या लगा रही है? झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। जीके विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड के 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पाइपलाइन फटी थी।
5 दिन तक वहां पर पानी रिसता रहा। आम आदमी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान नहीं लिया। 8 जून को मैंने निवेदन करा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, उन्होंने 9 जून को ही उसको फिक्स कर दिया। लेकिन केजरीवाल सरकार को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो दोषारोपण कभी हरियाणा पे करते, कभी भाजपा पे करते और कभी अपने ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे करते हैं। आपने देखा कि बांसुरी स्वराज ने कहा कि बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा केजरीवाल सरकार और दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। 10 सालों से सरकार में है दिल्ली में केजरीवाल सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं डॉक्टर सुया शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और दिल्ली जल संकट को लेकर के बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने भी प्रदर्शन किया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था। मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। और इस वक्त बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने अब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, यानी लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और बीजेपी ने अब बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र की कमान दी गई है चुनाव की रणनीति बनाने की। महाराष्ट्र के लिए अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र पर विशेष फोकस। और हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश चुनाव के प्रभारी नियुक्त हुए हैं और विप्लव कुमार देव उनका साथ देंगे चुनाव प्रभारी। विप्लव कुमार देव उनको सह प्रभारी बनाया गया है हरियाणा का। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है प्रदेश चुनाव प्रभारी के तौर पर और हिमंता बिस्वा शर्मा उनके सह प्रभारी होंगे झारखंड में। जबकि जम्मू कश्मीर के लिए जी किशन रेड्डी प्रदेश के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर बीजेपी के हवाले से। अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं। 4 राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियां की गई हैं। राज्य में चुनाव की गतिविधियों से जुड़ी हर बड़ी गतिविधियों पर इनकी निगाह रहेगी। एक बार फिर आपको बताएं, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव को हरियाणा, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड और जी किशन रेड्डी को जम्मू और कश्मीर की कमान सौंपी गई है प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर। और ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। और भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव शामिल हैं। भाजपा की यह टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल ये टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी हिंसा की कई घटनाएं हुई। बागडोगरा एयरपोर्ट पर विप्लव कुमार देव ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि यह ममता बनर्जी की आदत है और उन्हें इस आदत को बदलना चाहिए।
ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है, और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है, और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है, और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए के अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। रविवार को चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अकबर नगर प्रथम कुल 279 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय में अब तक ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण की कुल संख्या 1149 तक पहुंच गई है। इस ध्वस्तीकरण में 15 बड़ी पॉकलैंड मशीनें, 12 जेसीबी और 15 वाटर टैंकर्स लगे हैं। अकबर नगर के 1800 निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। सभी लोगों को आवंटन के पत्र भी दिए जा चुके हैं। लोगों को घरों में शिफ्ट करने के लिए परेशानी ना हो, इसलिए नए भवन में शिफ्ट करने के लिए 30 लोडर वाहन भी लगाए गए हैं। उधर सिक्किम में भारी बारिश की वजह से कई भूस्खलन और दरार पड़ी हैं, जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी जगहों पर बाधित हुई है। विशेष रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित मंगन जिले के बचाव, राहत और बहाली का जो कार्य है वहाँ पर पूरे ज़ोरों पर है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मंगन जिले में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम आज किया जाएगा। हालांकि कल सिक्किम के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया की देखरेख में मंगन जिले के लाचुंग और तुंगथांग में फंसे 15 विदेशियों समेत लगभग 2000 पर्यटकों को एयरलिफ्ट और सड़क मार्गों से निकलने का प्रयास किया गया था, लेकिन मौसम खराब हो गया। उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया था। सभी फंसे हुए पर्यटकों को होटल्स में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चुनौती डिक्चू के पास 180 मीटर चौड़ी दरार बन गई है। बीआरओ कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए इस दरार की मरम्मत और अन्य भूस्खलन को साफ करने के लिए लगभग 700 कर्मियों को लगाने के साथ ही 20 एक्सकैवेटर्स का उपयोग कर रही है। बीआरओ के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के उत्तरी सिक्किम में अलग अलग जगहों पर कनेक्टिविटी बहाल करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से उत्तरी सिक्किम में काफ़ी तबाही हुई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर भारत में आज भी गर्मी और लू के थपेड़े चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति अभी बने रहने की आशंका जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं की चपेट में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका के साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार के अलग अलग स्थानों में 19 जून तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस साल की 52 दिनों की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए सुविधा शुरू कर दी है। श्राइन बोर्ड के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बालटाल मार्ग के लिए नीलग्रथ पंचतरणी नीलग्रथ पर हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम पंचतरणी पहलगाम मार्ग पर ये सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट jksasp.nic.in पर जाकर हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाया जा सकता है। तरन तारण जिले में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ड्रोन की बरामदगी की है। दरअसल 16 जून की शाम के समय ड्यूटी पर तैनात सतर्क जवानों ने तरन तारण जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ती हुई वस्तु को देखा। इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान शाम लगभग 5 बजे जवानों ने तरन तारण जिले के मरीमेघा गांव के स्कूल ग्राउंड से एक ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया।
मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को अब झूठा बताया है। साथ ही अखबार ने चुनाव आयोग से नोटिस पर माफी भी मांगी है। दरअसल अखबार में रिपोर्ट ये छपी थी कि ईवीएम को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके हैक किया जा सकता है। इस खबर के बाद चुनाव आयोग ने मिड डे को नोटिस भेज दिया। मिड डे ने अब इस गलती पर खेद व्यक्त किया है और फ्रंट पेज पर आज अपना माफीनामा छापा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर के उठाए जा रहे सवालों को अब सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित है और किसी भी अन्य नेटवर्क या मीडिया से ये जुड़ा हुआ नहीं होता। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end, we will all agree to disagree. और कर्नाटक की जनता शनिवार से ही पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम अदा कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के इस फैसले का रविवार को बचाव किया और उन्होंने दलील दी कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमत 3 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर बढ़ गई है। कीमत पेट्रोल की अगर बात करें तो 102 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। पूरे मामले को भाजपा कांग्रेस के नियत पर सवाल उठा रही। आज पूरे राज्य में पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। This decision of the Congress government will cost dearly for the people of Karnataka. When the farmers were in great distress, it will affect the farmers also. And the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government. The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So, Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel. उधर भाजपा ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एक और महंगाई का ढिढोरा पीटती है, लेकिन उसकी सरकार ही लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रही है। आशंका है कि बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं और इसका सीधा असर लोगों के आम जनजीवन पर दिखाई देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान आज से भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनके साथ मुलाकात की। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी की गई। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मुलाकात की जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी NSA के साथ मुलाकात को लेकर के खुशी जताने के साथ नए कार्यकाल में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर उम्मीद जताई। अमेरिकी NSA जैक सुलिवान क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी ICET की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का ये पहला भारत दौरा है। और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने नई दिल्ली में NSA अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही आपसी हितों के जो क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भारत अमेरिका की साझेदारी की समीक्षा करेंगे और दोनों NSA का अंतर विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ISET की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता का भी कार्यक्रम है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवान और अजीत डोभाल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत USA ICET गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत के NSA अजीत डोभाल के
निमंत्रण पर नई दिल्ली की 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। दोनों देशों के बीच आईसेट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न सिर्फ शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के मुद्दे पर सहयोग बढ़ेगा और हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ में निवेश की संभावनाएं भी बेहतर होंगी। ओडिशा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 24 वर्षों में राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता की सरकार है और जनता से मिले बिना ज़मीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से राज्य के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था और न ही उन्हें अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का मौका मिला था। लोग स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी है जो ओडिशा को विकसित राज्य बनाने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग से उनकी सरकार राज्य में पिछले 50 वर्षों से आ रही समस्याओं का समाधान करेगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री के तौर पर वो संसद में प्रश्नकाल के दौरान ईवीएम का ही बचाव कर चुके हैं। आइए पहले उनका ईवीएम पर उठाया बयान सुनते हैं, उसके बाद आपको संसद में चुनाव आयोग और ईवीएम के पक्ष में दिया गया वक्तव्य भी दिखाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती हैं वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। ये तो आपने सुना विपक्ष को सलाह देते हुए कपिल सिब्बल जी, लेकिन जब वो खुद सरकार में थे, मंत्री थे, 23 अगस्त 2013 को संसद में प्रश्नकाल के दौरान सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर के उनसे सवाल पूछा। क्या केंद्र सरकार दुनिया के ज़्यादातर तकनीकी रूप से विकसित देशों द्वारा ईवीएम के इस्तेमाल को छोड़ने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है? क्या सरकार ईवीएम का भारतीय चुनाव में इस्तेमाल रोकने पर विचार कर रही है जब तक कागजों से जांच संभव नहीं हो जाती? इसके जवाब में कपिल सिब्बल लिखते हैं, इसका जवाब देते हुए तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में उत्तर देते हुए कहा था कि यह कहना गलत है कि ज़्यादातर विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सिर्फ 3 देशों ने छोड़ा है, जबकि अमेरिका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में ईवीएम का इस्तेमाल जारी है। भारत में ईवीएम के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है, जबकि जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसे हटाया है। भारतीय ईवीएम तकनीकी तौर पर जर्मनी की ईवीएम से अलग है। भारतीय चुनाव आयोग ने वीवीपैट की व्यवस्था विकसित कर ली है और 10 मई 2013 को सर्वदलीय बैठक में इसकी 2 बार जांच भी कर ली गई है। तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने जवाब में कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि वीवीपैट के बगैर भी ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो सरकार में रहते हुए कुछ और बयान और विपक्ष को सलाह, इसके बिल्कुल उलट। आगे बढ़ते हैं। देश भर में ईद उल अज़हा या फिर बकरीद का जो त्यौहार है वो पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा को त्याग और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सभी ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज अदा की और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ भी पढ़ी। वहीं मुंबई में भी लोगों ने माहिम दरगाह पर ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज अदा की। ईद उल अज़हा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, कोट, सभी देशवासियों, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का ये त्यौहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ईद उल अजहा की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, कोट, ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम एकता, दयालुता और एकजुटता के मूल्यों पर विचार करें, जो न केवल इस त्यौहार की बल्कि हमारे पूरे समाज की आधारशिला है। इस पवित्र दिन पर मैं आप सभी को करुणा, साझा आनंद और अनगिनत आशीर्वाद से भरे एक आनंदमय उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कोट, ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई। ईश्वर करें कि यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। और अब समय है योग से जुड़ी खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत ही नहीं, पूरे विश्व में तैयारियां जोरों पर हैं। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस को लेकर अलग अलग ढंग से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग शिविरों में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों में योग दिवस को लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर में जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा आयोजित योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जयपुर नगर निगम की ओर से विश्व योग दिवस के अवसर पर जयपुर के विभिन्न स्थानों पर 1500 मिनट तक लगातार योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग हमारी संस्कृति है, योग हमारा संस्कार है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने उसको अंगीकार किया, पूरे विश्व ने स्वीकार किया। और योग की ताकत है जो हम सबको जोड़कर विकसित भारत के लिए अपना अपना योगदान हम सब दे रहे हैं। हमसे सभी शहरवासी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करके जयपुर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान अपना निभाएंगे। हमारा नगर निगम ग्रेटर भी 1500 मिनट लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए एक कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जो मैक्सिमम पीपल एंड मैक्सिमम टाइम का कीर्तिमान बना रहा है। वहीं मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में 127 साल के योग गुरु पद्म श्री स्वामी शिवानंद ने योग करके हर किसी को प्रेरणा से भर दिया। उनका ये जज्बा सभी को याद दिलाता है कि योग किसी भी उम्र में संभव है, बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे योग दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, लोगों का योग के प्रति नजरिया भी बदल रहा है। योग का अभ्यास अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर भारतीय उच्चायोग ने लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में योगाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने तेज बारिश होने के बावजूद पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। देश और दुनिया में योग की धूम लगातार बनी हुई है और सभी को इंतजार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।